हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस बीच थोड़ा आयोग में भी उठापटक चल रही थी, तो इस बीच मैंने देखा है कई बच्चे कई बार फोन करके या फिर मैसेज के माध्यम से मेरे से पूछते थे, सर एग्जाम होगा नहीं होगा, कब तक होगा। ये सारी चीजें पूछते रहते हैं और कोचिंग के बच्चे भी काफी पूछते रहते हैं। और कई बार जो बच्चे हैं कंटिन्यूटी बच्चों में नहीं रहती है जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा रहता है। इस बार उत्तराखंड में भी हुआ है, ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को इन चीजों से घबराना नहीं है, जो आपको हमेशा जो है पढ़ते रहना है। मतलब कई बार मैंने देखा कि बच्चे, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो हम लोगों को ऐसे पढ़ाई करने की निरंतरता होनी चाहिए। जैसे आप, कई बच्चों को मैंने देखा है कि भैया आप जब एग्जाम आते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कुएं के मेढक जब आते हैं, तो मतलब जब बारिश होती है टटराते हैं फिर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसा अक्सर मैंने देखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। पढ़ाई में एक निरंतरता जरूरी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक बहता हुआ जल अगर जो है रुक जाता है, तो रुक जाता है तो उसमें क्या होता है, सड़ जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। तो जल की तरह आपको भी निरंतरता आनी चाहिए, निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ना काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जब तक कि एटलीस्ट इतना तो पढ़ लो कि आपको विद्वान बनने के लिए ना सही, एक एग्जाम क्रैश करने के लिए तो पढ़ ही लेना चाहिए आप लोगों को। जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। तो दोस्तों, अपेक्षा रखता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आगे हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं नैनीताल जनपद की। नैनीताल जनपद का पार्ट 2 आज हम लोग बात करेंगे। और इसमें नैनीताल जनपद के विशेष करके भूगोल के बारे में, भूगोल में नैनीताल जनपद की प्रमुख नदियां हो गई, और प्रमुख नदियों के साथ साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे को हम पढ़ेंगे प्रमुख झीलों के बारे में और वहाँ के जलप्रपातों के बारे में। और जलप्रपातों के साथ ही मैं बात करता हूँ तो जो यहाँ के प्रमुख वन्य जीव विहार हैं, वन्य जीव विहारों के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो यहाँ के प्रमुख स्थल हैं, उन प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। प्रमुख नदियों में सबसे पहले जो यहाँ की प्रमुख नदी है, बाकरा नदी। कौन सी नदी है? बाकरा नदी है। और बाकरा नदी की अगर मैं बात करूं तो जो ये बाकरा नदी है, इसका बेसिकली ये नैनीताल से ही निकलती है। और दूसरी जो नदी आती है आपकी देववाहा नदी, देववाहा नदी ये भी नैनीताल के पास से निकलती है। और तीसरी नदी आती है आपकी गौला नदी। गौला नदी यही नैनीताल जनपद में एक पहाड़पानी नामक जगह है, वहां से गौला नदी का उद्गम होता है। और गौला नदी को गार्गी नदी के नाम से भी इतिहास में इसका वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही मैं बात करता हूँ गौला नदी की। तो गौला नदी, जो गौला नदी है, ये जो है उत्तराखंड के बेसिकली आप लोगों को पता होगा नैनीताल जनपद और उधम सिंह नगर जनपद में बहती है। और एक खनन के लिए भी जानी जाती है, काफी खनन होता है इसमें, चाहे वैध या अवैध रूप से जैसे भी कहें आप लोग। तो जो गौला है, गौला नदी के किनारे बसा हुआ जो प्रमुख शहर है वो है आपका हल्द्वानी। कौन सा है? हल्द्वानी शहर है, गौला नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली नदी आती है आपकी नंधौर नदी। कौन सी नदी आती है? नंधौर नदी। नंधौर नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो नंधौर नदी है, ये भी जो है बेसिकली उत्तराखंड में जो नैनीताल जनपद है, नैनीताल जनपद से ही इसका उद्गम होता है। और ये जो है नैनीताल जनपद तथा जो दूसरा जनपद है नैनीताल जनपद का पड़ोसी जिला, जिसे हम लोग बोलते हैं उधम सिंह नगर के नाम से जानते हैं, दो जनपदों में बहती है। और उधम सिंह नगर में आप लोगों ने नाम सुना होगा नानक मत्ता, और नानक मत्ता के पास में एक नानक सागर है। ठीक है, नानक सागर है, तो नानक सागर में ये जो नंधौर नदी है वो गिर जाती है, मतलब वहां पे गिरती है, यानी कि वहां पे गिरती है। उसके बाद जो अगली नदी आती है आपकी दापका नदी। तो देखिएगा, बाकरा नदी, देवहा नदी, गौला नदी और नंधौर नदी, और इसके साथ साथ दापका नदी, ये नैनीताल जनपद में बहने वाली प्रमुख 5 नदियां हैं। ठीक है, प्रमुख 5 नदियां हैं। तो इसके साथ ही अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो अब हम सीधे आते हैं झीलों पे। झीलों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा जो नैनीताल का जो ये वाला हिस्सा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हिमालय का उत्तर से लेकर के दक्षिण के क्रम का विभाजन, उसमें आपने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के साथ साथ आपने पढ़ा होगा मध्य हिमालय। तो जो मध्य हिमालय वाला हिस्सा है, नैनीताल का अधिकांशतः हिस्सा मध्य हिमालय में आता है। और मध्य हिमालय की जो उत्तरी ढाल है, और उत्तरी ढाल है वो मतलब वो स्लो ढाल है। और जो दक्षिणी ढाल है वो काफी तीव्र ढाल है। तो दक्षिणी ढाल में यहाँ पे को क्या पाई जाती है? अधिकांशतः झीलों का निर्माण यहाँ पे को हुआ है। ठीक है ना? तो झीलों की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली झील आती है आपकी खुरपाताल। कौन सी झील आती है? खुरपाताल। तो खुरपाताल, इसे खुरपाताल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये खुरपाताल है, यह जो है जो अश्व होता है, अश्व यानी कि घोड़ा, घोड़े के खुर के समान
घोड़े के खुर के समान दिखाई देती है दूर से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, खुरपा ताल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो अगली ताल आती है, सूखा, सूखा ताल बोलते हैं। अब देखिएगा नाम से ये सूखी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये नाम से सूखी है तो इसका मतलब सूखा ताल, और सूखा ताल नाम है तो इसका सूखी नहीं है ये। दरअसल इसमें क्या होता है, जो ग्रीष्म ऋतु आती है गर्मी के टाइम पे, यहाँ पे को कुछ टाइम के लिए पानी सूख जाता है, अन्यत्र यहाँ पे क्या रहता है, पानी रहता ही है, ठीक है ना। नाम अपोजिट है बशर्ते, लेकिन ये ताल, इस ताल में पानी पर्याप्त रहता ही रहता है, और इसके आसपास के लोग इसका उपयोग जो है सिंचाई के लिए करते हैं। आइए आगे बात करते हैं सड़िया ताल। सड़िया ताल की अगर हम लोग बात करें, नाम से देखिएगा कि मतलब कोई सड़ी हुई ताल ऐसी नहीं, बहुत मनोरम है। हम लोग यहाँ पे गए हुए हैं तो देखा हुआ है, देखने लायक एक दर्शनीय स्थल है। और ये जो सड़िया ताल है, ये भी जो है नैनीताल जनपद में ही अवस्थित है। ये सारे के सारे ताल आसपास ही कंजेस्टेड है। आप लोग मतलब लगभग 15-20 किलोमीटर के दायरे में हैं ये लोग, मतलब ये जो तालाब है या झीलें हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हरीश ताल। हरीश ताल भी यहीं पर अवस्थित है। तो हरीश ताल की बात करते हैं, किसी नाम विशेष से ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों को किसी हरीश ने बनाई होगी, ऐसा नहीं। इसका जो नेचुरल नाम है ये हरीश ताल ही नाम है इसका, है ना। उसके बाद आगे हम बात करेंगे नल ताल की। तो ये नल ताल है, ये भी यहीं की एक प्रमुख झील है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ की ये तो सामान्य छोटी मोटी झीलें थी। अब आते हैं महत्वपूर्ण झीलों की बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण झीलों में यहाँ पे आपका आ जाता है सबसे पहले भीमताल। भीमताल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भीमताल है ना, भीमताल है काठगोदाम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और भीमताल की बात करें तो ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील मानी जाती है ना। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील के साथ ही अगर हम लोग बात करें तो चलो एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, देखिएगा। क्योंकि आज मैंने देखा कि कल के जो वीडियो में है, मैंने काफी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुए थे, तो काफी हद तक लोगों ने सही आंसर दिए थे। उसमें 2-3 नाम मुझे याद है कि कविता लोटनी करके एक नाम आया हुआ था, और एक उसमें मैं देख रहा था रश्मि कोरंगा करके कुछ लोग थे, और कुछ और भी थे जिनका नाम मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। तो उन लोगों ने काफी सही आंसर यहाँ पे को दिए हुए थे, है ना। तो दोस्तों आगे बात करेंगे हम लोग भीमताल की। तो भीमताल जो है त्रिभुजाकार है, और इसे कहते हैं कि बहुत बड़ी ताल है, भीमाकार है, इसलिए इसको भीमताल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बीच में एक रेस्टोरेंट है और एक मंदिर भी यहाँ पे अवस्थित है। और इसकी जो लंबाई है लगभग 1674 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो जो इसकी चौड़ाई है 447 मीटर, ठीक है, 447 मीटर है। और उसके बाद आगे बात करते हैं नौकुचिया ताल की। नौकुचिया ताल नाम सुनने से ही थोड़ा लग रहा होगा आप लोगों को कि इसमें जो नौकुचिया ताल है इसमें कुल 9 कोने हैं। कितने कोने हैं? 9 कोने हैं। तो इसके बारे में जो किंवदंती है, कहा जाता है कि भैया जो कोई व्यक्ति 9 इसके 9 कोनों को अगर एक साथ देख लेता है तो भैया उसकी मृत्यु हो जाती है। खैर मैंने आज तक तो अपने जब तक मैंने देखा है सुना है तो मैंने नहीं सुना कि आज तक किसी की मृत्यु हुई है, लेकिन ये किंवदंतियां हैं। अब हम कह नहीं सकते हैं कुछ, कह नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन अब देखिएगा, अब आगे बात करते हैं तो नौकुचिया ताल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है कि ये क्या है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है, और जो इसकी गहराई है लगभग 40 मीटर है। कितनी है? 40 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं सात ताल की। किसकी बात करने वाले हैं? सात ताल की बात करने वाले हैं। तो सात ताल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सात ताल अगर आप लोग भवाली और भीमताल के बीच में एक जगह पड़ती है, वहीं से जाने का रास्ता पड़ता है। तो लगभग वहां से भौली और भीमताल के बीच से एक रास्ता पड़ता है, तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, नीचे गहराई में है। और वहां पे को 7 छोटी छोटी ताले हैं, समूह है तालों का। समूह तो नहीं कहेंगे, मतलब आसपास ही है वो सारी की सारी ताले, जैसे उसमें नल दमयंती ताल हो गया और भी अन्य ताल वहां पे को अवस्थित है। तो इसे जो सात ताल इसे कहा जाता है बोस्टर मोरलैंड। इसे बोस्टर मोरलैंड के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही में बात करें तो ये बोस्टर मोरलैंड शब्द जो है आप लोगों को थोड़ा सा नया लग रहा होगा, तो थोड़ा सा नया लग रहा होगा। तो बोस्टन मोरलैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे को, ठीक है, बोस्टन मोरलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ब्रिटेन में एक जगह है जो ठीक इसी की तरीके की, तो इसको बोस्टन मोरलैंड की उपमा दी गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपकी जो नैनीताल क्षेत्र की प्रमुख झीलें थी वो आपकी इस तरीके से हुआ करती थी। अब आगे हम लोग बात करेंगे नैनीताल जनपद के प्रमुख जलप्रपातों की। किसकी? जलप्रपातों की। तो जलप्रपातों में आते हैं नैनीताल झील का, नैनीताल जनपद का प्रमुख जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो आपका ये आपका हो गया भालूगाड़। कौन सा हो गया? भालूगाड़। अब भालूगाड़ की अगर हम लोग बात करें तो जो भालूगाड़ है ये
यहाँ पे को नैनीताल जिले में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मुक्तेश्वर, ठीक है, मुक्तेश्वर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो एक यहाँ पे को अवस्थित है, मुक्तेश्वर में अवस्थित है, ठीक है, मुक्तेश्वर में अवस्थित है। और दूसरा आप लोगों ने जो दूसरा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो आपका कार्बेट जलप्रपात है, ये आप लोगों का रामनगर में अवस्थित है। और तीसरा जलप्रपात फ्रीकी जलप्रपात कहते हैं इसको। और चौथा जलप्रपात आपका आता है वुडलैंड जलप्रपात, ठीक है, वुडलैंड जलप्रपात आता है, ये आपका कहाँ पर अवस्थित है, नैनीताल में ही अवस्थित है, ठीक है। दोस्तों आइए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे को वन्यजीव विहारों की, यानी कि नैनीताल में अवस्थित वन्यजीव विहारों की बात करते हैं। तो नैनीताल में अवस्थित वन्यजीव विहारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है नंधौर वन्यजीव विहार। तो दोस्तों जो नंधौर वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना सन 2012 में की गई थी। और जो नंधौर वन्यजीव विहार है, ये जो है नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जनपद में अवस्थित है, ठीक है। नंधौर वैली, नंधौर घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की, ये नैनीताल जनपद में अवस्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। फिर अगला आपका आता है तीसरा नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन के नाम से इसे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो जो नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन है, इसकी स्थापना होती है वर्ष 2015 में, ठीक है, वर्ष 2015 में होती है। और अगला आता है आपका जो नेक्स्ट आता है, इसे हम लोग बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत स्थलीय प्राणी, सॉरी माफी चाहूंगा, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी संस्थान बोलते हैं इसको। तो इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी, ठीक है, वर्ष 1995 में की गई थी। ये बात आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें फिर महत्वपूर्ण है एक और आ जाता है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नाम आप लोगों ने सुना होगा, कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और कार्बेट नेशनल पार्क की मैं अगर बात करता हूं तो कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। इसे जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। और हेली नेशनल पार्क के साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे को, ठीक है ना, हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। ये जो है देश का ही नहीं अपितु जो है एशिया का, ठीक है, एशिया का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता है, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और इसका नाम जो है 1957 में चेंज कर दिया गया था, जिसे हम लोग 1957 में से हम लोग कहते थे जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से इसे जानते हैं। कब से, वर्ष 1957 से। तो जो जिम कार्बेट थे यहाँ के एक प्रसिद्ध शिकारी थे और इन्हें लोग जो है गोरा ब्राह्मण के नाम से भी जानते थे। और जिम कार्बेट की जो है इनकी एक प्रसिद्ध शिकारी हुआ करते थे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे लगभग जो है 1973 में, यानी कि 1973 में जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है 520 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये जो है नैनीताल तथा पौड़ी जनपद में अवस्थित है, ठीक है, नैनीताल तथा पौड़ी जनपद में अवस्थित है। तो आगे बात करेंगे हम लोग, एक प्रश्न आप लोगों के लिए बन जाता है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है, एक और प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है। अवश्य ही जो है आप सभी लोग कमेंट सेशन में आंसर इसका दीजिएगा। तो देखिएगा आगे बात करते हैं, पूरा मेरे साथ पूरा वीडियो बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें और आप लोग मेरे साथ ही नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले परीक्षाएं हैं, चाहे आप लोग ग्रुप सी के कितने भी मतलब जितने भी एग्जाम आते हैं, चाहे वीडियो पीडीओ या फिर आप लोग उत्तराखंड पुलिस में एसआई की तैयारी करते हैं, कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, या फिर किसी भी पटवारी की तैयारी करते हैं, सबके लिए जो है समान रूप से उपयोगी है, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, एक एक वीडियो को पूरा मतलब एक एक वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। और मैं आप लोगों का जितना भी ग्रुप सी का पूरा सिलेबस है उसको तो आपका इतना जितना भी जो पूरा का पूरा सिलेबस होगा उसको मैं यहाँ पे आप लोगों से मतलब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपसे बात कर रहा था, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गया था, तो आइए हम लोग वीडियो में बने रहते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात कर रहे थे, देखिएगा अब नैनीताल की बात करते हैं। तो नैनीताल में हम लोग बात करेंगे उच्च हिमालय उच्च सॉरी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उच्च न्यायालय भवन की थोड़ा सा। तो उच्च न्यायालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना, बार बार आपसे ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है बेसिकली जो इसकी नींव रखी गई थी, ये जो है 27 अप्रैल 1897 को इसकी नींव रखी गई थी। और इसके बाद वर्ष 1900 में ये बन करके तैयार हुआ था। और इसका जो
इसकी नींव जो जिसके द्वारा रखी गई थी, ये जो सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा रखी गई थी। और जो नैनीताल उच्च न्यायालय है, एक किस शैली में निर्मित है? गौथिक शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? गौथिक शैली में निर्मित है। और यहाँ पे को, ठीक है ना, यहाँ पे को प्रथम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यहाँ पे प्रथम जो गवर्नर जनरल जिसने निवास किया, मेलकम हेली। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रथम भारतीय गवर्नर, जो यहाँ पे भारतीय महिला गवर्नर यहाँ पे रही थी, सुजन नायडू, यहाँ पे निवास करती थी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, गवर्नर हाउस कहते हैं, बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल है। और ये बेसिकली तो ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण स्थलों की। महत्वपूर्ण स्थलों में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हल्द्वानी की, ठीक है ना। कहाँ की बात करेंगे? हल्द्वानी की बात करते हैं। पर्यटक स्थल में हल्द्वानी, हाँ हल्द्वानी, या फिर चलो हम लोग प्रारंभ करते हैं भवाली से। कहाँ से प्रारंभ करेंगे? भवाली से। तो देखिए भवाली काफी महत्वपूर्ण जगह है। भवाली में सबसे पहले यहाँ पे 1912 में एक टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी। और जो भवाली है एक मतलब नैनीताल से थोड़ा दूरी पर है, मतलब थोड़ा सा नीचे दूरी पर है। और जब आप लोग अल्मोड़ा जाते हैं तो ये बीच रास्ते में पड़ता है, ठीक है ना। तो भवाली जो है ये सेव के लिए काफी प्रसिद्ध जगह है, ठीक है, सेव के लिए प्रसिद्ध जगह है। और इसी भवाली में हमारा, आप लोगों ने देखा होगा, जो राज्य विधिक संस्थान है वो भी यहीं भवाली में ही अवस्थित है। और भवाली से आप लोग जो है एक रास्ता, आप लोगों को पता होगा, और यहाँ पे एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये गोलजू देवता का मंदिर अवस्थित है यहाँ पे को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, भवाली के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। और जो भवाली है ये जो है आपका क्षिप्रा नदी के तट पर है। किस नदी पर के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे को, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, सीधे सीधे भवाली से आते हैं हम लोग काठगोदाम की तरफ को। काठगोदाम, अब काठगोदाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो काठगोदाम में जो सबसे पहले हल्द्वानी में जो रेल चलती है, आप लोगों को पता होगा, ये जो है 1884 में चलती है। और काठगोदाम जो है, इसे जो है कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, ठीक है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसके साथ ही जो है, जो काठगोदाम के पास में गुलाब घाटी है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, गुलाब घाटी। और गुलाब घाटी से आगे अगर हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, तो थोड़ा सा आगे अगर हम लोग जाते हैं, तो जिसे हम लोग जूलीकोट बोलते हैं, तो जूलीकोट जो है मौन पालन के लिए काफी महत्वपूर्ण है ना। जूलीकोट मौन पालन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम लोग जाते हैं रामगढ़। तो रामगढ़ भी दो भागों में अवस्थित है, एक तल्ला रामगढ़ है, एक मल्ला रामगढ़ है। और ये जो है फलोद्यान के लिए, ठीक है, फलोद्यान के लिए काफी फेमस है। यहाँ पे सेब की, नाशपाती की मतलब फसल काफी अच्छा इसका उत्पादन किया जाता है। और आगे हम लोग अगर भवाली की बात, हाँ सॉरी, भवाली के साथ ही आगे हम लोग बात करते हैं रामगढ़ की। तो आगे हम लोग रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ को फलों का कटोरा, रामगढ़ को क्या कहा जाता है? फलों का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलों का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आप लोगों का, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, सीधे सीधे आते हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी जो है गौला नदी के तट पर अवस्थित है। और हल्द्वानी शहर को, हल्द्वानी नाम जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हल्दू के पेड़ होते हैं, इसी कारण से इसको हल्द्वानी कहा गया। बाद में हल्द्वानी नाम इसका किसके द्वारा रखा गया? तो जो कुमाऊं के वास्तविक कमिश्नर या कुमाऊं के द्वितीय कमिश्नर थे, आपने नाम सुना होगा, विलियम ट्रेल, ठीक है, विलियम ट्रेल। तो विलियम ट्रेल के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया था? हल्द्वानी रखा गया था, ठीक है। तो हल्द्वानी शहर की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है हार्ट ऑफ कुमाऊं, यानी कि कुमाऊं का हृदय भी इसे कहा जाता है। यानी कि कुमाऊं के जितने भी जनपद है, वहां पे पूरा का पूरा जो व्यापार होता है, ये कहाँ से होता है? हल्द्वानी से ही संपन्न होता है, ठीक है। अतः आगे हम लोग हल्द्वानी की, अगर हल्द्वानी के साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं, तो फिर हम सीधे सीधे पहुंचते हैं कहाँ पे को? रामनगर। रामनगर की बात करते हैं तो रामनगर देखेंगे, यहाँ पे ये रामनगर वैसे भी कार्बेट नेशनल पार्क के लिए अवस्थित है। इसी के पास में, रामनगर के पास में ढिकाला है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बेट नेशनल का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और जरूर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मतलब इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।